हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। जूनियर सुपर टेट 2021 के लिए जो 50 क्वेश्चंस हमारे साइंस बैकग्राउंड वाले स्कॉलर्स के लिए जो 50 क्वेश्चंस मैथ के हैं, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसके पिछले लेक्चर में हमने इस सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है, टॉपिक वाइज सिलेबस को समझा है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं। यानी इंग्लिश में प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं और परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो फ्रेम होंगे हमारे एग्ज़ाम में। तो ये टॉपिक जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन लेक्चर्स से अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक जो है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन क्या है, यहाँ पर डिफिनीशन लिखी हुई है, यानी परिभाषा जो है वो परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है कि प्राकृतिक संख्याएं ऐसी धनात्मक पूर्णांक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो ऐसी धनात्मक पूर्णांक होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, यानी जिनकी शुरुआत जो है वो एक से होती है और अनंत तक विस्तारित होती हैं। ये गिनती वाली संख्याएं होती हैं और प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह होता है, इन संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी जितनी भी गिनती वाली संख्याएं होती हैं वो सब की सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, एक से होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए n इज इक्वल टू सेट के फॉर्म में लिखा गया है, समुच्चय के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 10, और फिर डॉट डॉट का मतलब है कि ये अनंत तक विस्तारित होंगे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं। इसके बाद क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के प्रगुण के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्टली फ्रेम होते हैं, जैसे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे दी जाएंगी और फिर नीचे लिख दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट हमें दे दिया जाए, ठीक है, इनकी परिभाषा से रिलेटेड या इनकी प्रॉपर्टी को लेकर अगर कुछ स्टेटमेंट हमें दे दिया जाए, कुछ कथन दे दिए जाएं 1 2 3 करके, और फिर नीचे ऑप्शन बना दिया जाए कि पहला और दूसरा सही है, केवल पहला सही है, पहला और दूसरा तीसरा सही है, उपयुक्त जितने भी हैं सब के सब सही हैं। तो इस तरीके के कथन अगर बना दिए जाए एग्ज़ाम में, तो फिर जब तक हमें फैक्ट नहीं पता होगा तब तक हम इसे इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान होंगे, पर हमें फैक्ट पता नहीं होगा तो इसकी वजह से वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करनी है। और हमने अपने पहले लेक्चर में ही इस बात को क्लियर किया हुआ है कि हम लेक्चर्स जो होंगे वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसे एक एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी बने, इजी बने तो भी हम उसे सॉल्व कर पाएँ और टफ बने तो भी उसे हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परिभाषा सीख लिया। परिभाषा जान ली कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है जिसकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक विस्तारित होती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ये गिनती वाली संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर का जो पहला अल्फ़ाबेट n है उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर प्राकृतिक संख्याओं के प्रगुण के बारे में हमें पढ़ना है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर इसको टेबल के फॉर्म में लिखा है, इसको फैक्ट के रूप में हमने लिखा नहीं है। ठीक है, फैक्ट के रूप में अगर लिखते तो काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट होते, उन सारे स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ता। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, उसको एक टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसलिए ये टेबल आप अगर अच्छे से 1 2 बार पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसमें देखिए ऊपर इस तरफ प्रगुण लिखा हुआ है, जिसमें 4 प्रगुणों के बारे में हमें डिस्कस करना है, 1 2 3 और फिर 4। पहला जो प्रगुण है जिसको हम संवरक प्रगुण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी।
तो संक्रियाएं नीचे लिखी गई हैं, योग की संक्रिया, घटाना की संक्रिया, गुणा और भाग। संक्रिया का मतलब ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, यानी जो जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना होता है, इसको मैथ के वर्ड में क्या बोलते हैं, संक्रिया बोलते हैं, संक्रिया। ठीक है, तो योग की संक्रिया, सबसे पहले योग की संक्रिया, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखी गई हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले संवरक प्रगुण को मैं आपको बताता हूँ कि संवरक प्रगुण होता क्या है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले ये सीख लीजिए कि संवरक प्रगुण जो है, जिसको इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसमें होता क्या है। क्लोजर, क्लोज यानी निकट, है ना, क्लोजर क्लोज से बना हुआ है, इसका मतलब निकट। तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि अगर जिस फैमिली के नंबर्स को हम जोड़ते हैं, संक्रिया यहाँ पर है, संक्रिया जिसमें योग करना है, घटाना है, गुणा करना और भाग करना है, तो जिस भी फैमिली के नंबर्स को, फैमिली के नंबर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याओं की एक फैमिली हुई, ऐसे ही पूर्ण संख्याओं की एक फैमिली होगी, फैमिली मतलब परिवार जिसमें उनका संग्रह होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं की एक फैमिली होगी, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हमने पढ़ी हैं, उन सभी संख्याओं की अलग अलग फैमिली। तो इस तरीके से अगर संवरक प्रगुण में क्या होता है कि अगर एक ही फैमिली के नंबर्स पर अगर कोई संक्रिया की जाए, संक्रिया का मतलब योग करना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, अगर इन संक्रियाओं में से कोई भी संख्या किसी एक फैमिली के नंबर्स पर की जाए और रिजल्ट यानी कि आंसर भी उसी फैमिली का मिले, तो हम बोलते हैं कि ये संक्रिया जो है उस फैमिली के नंबर्स के लिए, उस नंबर्स की फैमिली के लिए क्या होती है, क्लोजर होती है। आसानी से समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्राकृतिक संख्या, तो अगर हम प्राकृतिक संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या में जोड़े तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के योग की संक्रिया, और अगर जुड़ने के उपरांत जो आंसर मिलता है वो आंसर भी एक प्राकृतिक संख्या हो, तो एक ही फैमिली को अगर हमने ऑपरेट किया और आंसर भी हमें एक ही फैमिली का मिला, उसी फैमिली से रिलेटेड आंसर मिला, यानी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा प्राकृतिक संख्याओं में तो मिला क्या, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को घटाया प्राकृतिक संख्या से तो मिला क्या, प्राकृतिक संख्या। तो इस तरीके से अगर किसी भी एक फैमिली के नंबर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना अथवा भाग करने की संक्रिया से जब गुजारा जाए और इस तरीके से जो रिजल्ट मिले वो भी अगर प्राकृतिक संख्या ही मिले, तो फिर हम बोलेंगे कि वो संक्रियाएं प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, संवरक प्रगुण का पालन करती है। तो यहां देख लीजिए जिस पर टिक लगा हुआ है वो सब क्या है, जैसे योग की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन करेगी, घटाना की संक्रिया पालन नहीं करेगी, गुणा की संक्रिया पालन करेगी, भाग की संक्रिया पालन नहीं करेगी। ठीक है, अब देख लीजिए किस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि योग की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन कर रही है। तो मान लीजिए हमारे पास दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक मान लीजिए 3 है और दूसरा 4 है, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, और 7 भी हमें पता है कि वह क्या है, प्राकृतिक संख्या है। पर अगर हम 3 और 4 को घटाएं, यानी 3 में से 4 को घटाएं, तो हमें पता है कि छोटी संख्या में से जब भी बड़ी संख्या घटती है तो हमें आंसर ऋण में मिलता है, यानी इनका अंतर 1 होगा, पर चिन्ह हमेशा ऋण का लगेगा क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हमने घटाया है कि नहीं। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर -1 आप समझ सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हमने सबसे पहले लिखा है कि ऐसी संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक होती हैं, तो धनात्मक पूर्णांक होंगी तभी प्राकृतिक होंगी, पर -1 तो ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हुई। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि योग की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन करती है, घटाना की क्रिया संवरक प्रगुण का पालन नहीं करती है। गुणा देखिए, अगर हम 2 को 6 में गुणा करें, हमें पता है कि ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो 2 और 6 का गुणा होता है 12, और 12 भी एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणा की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन करती है। ठीक है, भाग की संक्रिया देखिए, भाग की संक्रिया जो होती है ये भी संवरक प्रगुण का पालन नहीं करती है। भाग की संक्रिया जो है वो संवरक प्रगुण का पालन नहीं करती है। जैसे मान लीजिए अगर हमने 3 को भाग किया 4 से, 3 को भाग किया 4 से, तो हमें पता है कि भाग को इस रूप में भी लिख सकते हैं 3/4। अब ये 3/4 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो बटे के रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं भिन्न के रूप में, तो इनको परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अगर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर जो आंसर मिला वो प्राकृतिक संख्या नहीं हुआ। अब अगर प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर प्राकृतिक संख्या नहीं मिली, तो हम बोलेंगे कि वो संवरक प्रगुण का पालन नहीं करता है। यानी कौन सी प्रक्रिया, कौन सी संक्रिया, भाग की संक्रिया, घटाना की संक्रिया, ये संवरक प्रगुण का पालन नहीं करती है।
योग की संक्रिया और गुणा की संक्रिया जो है वो समवरक प्रगुण का पालन करती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि समवरक प्रगुण होता क्या है। एक ही फैमिली के नंबर्स को अगर जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना जैसी संक्रियाओं से गुजारा जाए तो मिलने वाला जो आंसर है वो भी उसी फैमिली का अगर मिल रहा है तो हम बोलेंगे समवरक प्रगुण का पालन हो रहा है। और अगर अलग फैमिली के नंबर्स मिल रहे हैं आंसर में तो हम बोलेंगे कि समवरक प्रगुण का पालन नहीं हो रहा है। गॉट इट? वेरी गुड। अब देखिए अगला क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमय, विनिमय का मतलब अदला बदली और क्रम का मतलब आप समझ रहे हैं ऑर्डर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब अगर क्रम को बदलने पर आंसर ना बदले, क्रम को बदलने पर आंसर ना बदले तो बोलेंगे कि क्रम विनिमय प्रगुण का पालन हो रहा है। तो देखिए इसको किस तरीके से आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 2 है और एक संख्या है 4। 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6 मिलता है। अगर हम इसके क्रम को बदल दें तो 4 + 2, और हमें पता है कि 4 + 2 भी क्या होता है? 6 होता है। तो देखिए यहाँ क्रम को बदलने पर पहली संख्या 2 थी, दूसरी संख्या 4 है। यहाँ पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 2 है। क्रम को बदलने पर आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए हम बोलेंगे कि योग की जो संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय का पालन करती है। घटाना की संक्रिया क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगी, क्योंकि 2 में 4 जोड़ेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, पर 2 में से 4 घटाएंगे तो हमें पता है कि -2 आएगा। ठीक है, इसलिए -2 और +2 अगर बराबर नहीं है तो फिर आंसर बदल गया, और अगर आंसर बदल गया तो हम बोलेंगे कि घटाना की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती। ओके, फिर आगे देखते हैं गुणा की संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय का पालन करती है। क्यों करती है? क्योंकि 2 और 3 का अगर हम गुणा करें तो 6 मिलेगा। अगर हम इसके ऑर्डर, इसके क्रम को बदल दें, पहले 3 लिखें फिर 2 लिखें, तब भी गुणनफल कितना आएगा? 6 आएगा। तो आंसर नहीं बदल रहा है, क्रम बदलने पर आंसर नहीं बदल रहा है, तो हम बोलेंगे कि फिर क्या है ये? क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है गुणा की संक्रिया। भाग की संक्रिया नहीं करेगी। आप खुद करके ट्राई करिएगा, आप देखेंगे कि भाग की संक्रिया किसी भी संख्या को ऑर्डर अगर बदलेंगे तो भागफल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाग की संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस कई बार क्या होते हैं, डायरेक्टली फ्रेम हो जाते हैं। किस रूप में? इस ऑप्शनल, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ऐसे ही आपको दे देगा, बोलेगा कि योग की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं के लिए, बोलेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, और आपको दे देगा कि योग की प्राकृतिक संख्याओं के लिए योग की संक्रिया समवरक प्रगुण का पालन करती है, क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती है। तो इस तरीके से उसको, कथन को फ्रेम करके क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक चीज़ें भी बहुत कई बार क्या होती हैं, बेसिक चीज़ें भी हमें लगता है कि ये बहुत बेसिक है, पर क्या होता है कि बेसिक चीज़ें जब क्वेश्चंस को फ्रेम करके मिलता है ना तो हमारा दिमाग घूम जाता है। बेसिक की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए बेसिक ही हमारी नींव है। अगर बेसिक कंप्लीटली नहीं आपको समझ में आएगा तो फिर एडवांस की चीज़ें भी आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। मैं फिर से आपको बता दूं कि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमें उसी हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें को पढ़ना नहीं है, काम की चीज़ें पढ़नी है और अपने काम को निकालना है एग्ज़ाम को क्रैक करके। ओके, तो चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या होता है? साहचर्य प्रगुण जैसे ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे कई एक से ज़्यादा प्राकृतिक संख्या, 2 से ज़्यादा प्राकृतिक संख्याएं अगर हैं, जैसे मान लीजिए 3 प्राकृतिक संख्याएं 2, 4 और 6। हमने क्या करना है? 4 और 6 को पहले जोड़ देना, 2 को बाद में जोड़ना है। तो 6 और 4 मिलकर होते हैं 10, और फिर जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10 और 2 मिलकर हो जाएंगे 12। ऐसे ही अगर हम क्या करें, पहले 2 और 4 को जोड़ लें, 2 और 4 को जोड़ लें, और फिर उसमें क्या करें? 6 जोड़ें, तो 4 और 2 मिलकर क्या बनेंगे? 6, और फिर जब 6 उसमें जोड़ेंगे तो 6 कितना हो गया? 12। यहाँ पे देखिए आंसर बदल नहीं रहा है, यानी ग्रुप ऑफ नंबर्स को बदलने पर, जैसे पहले शुरुआत में क्या है, पीछे के 2 नंबर को जोड़कर आगे वाले नंबर को जोड़ो, या शुरुआत के 2 नंबर को जोड़कर पीछे वाले नंबर को जोड़ो, तो योगफल नहीं बदलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि साहचर्य प्रगुण का पालन होता है किसमें? प्राकृतिक संख्याओं की योग की संक्रिया। तो प्राकृतिक संख्याओं की योग की संक्रिया जो है वो साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। घटाना की संक्रिया जो है वो साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती, क्योंकि अगर यहाँ आप करके देखेंगे कि पहले लास्ट वाले 2 अंकों को घटाएंगे और फिर सामने वाले अंक में से उसको घटाएंगे तो आंसर कुछ और आएगा। शुरुआत के 2 अंकों को घटाकर फिर लास्ट वाले अंक को उसमें से घटाएंगे तो फिर आंसर कुछ और आएगा। आप ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर घटाना की संक्रिया जो है वो साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती। गुणा की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। शुरुआत के 2 अंक को, मान लीजिए इसी को अगर हमें गुणा करना होता तो 6 चौक 24, फिर 24 दूनी होता है 48,
अगर शुरुआत के 2 अंकों का गुणा करते तो 2 चौक 8 और 8 छक होता है 48। 48 और 48 दोनों ही बार में आंसर बदल नहीं रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि गुणा की संक्रिया जो है वो साचर प्रगुण का पालन करती है। ऐसे ही भाग की संक्रिया जो है वो साचर प्रगुण का पालन नहीं करेगी। वितरण प्रगुण जो है वो योग घटाना इसमें नहीं लगता और भाग में नहीं लगता। वितरण प्रगुण जो होता है वो गुणा में लगता है, गुणा। तो गुणा की संक्रिया जो होती है प्राकृतिक संख्याओं के लिए वितरण प्रगुण का पालन करती है। और वितरण प्रगुण 2 तरीके से होते हैं, एक योग पर वितरण होता है और एक अंतर पर वितरण होता है। मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 संख्याओं को हमने जोड़ा 2 और 4 और फिर इसमें किसी तीसरी संख्या 3 का गुणा किया, तो वितरण का मतलब 3 2 के साथ और 3 4 के साथ अगर हम वितरित करें तो 3 गुणे 2 बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, फिर 3 गुणे 4 यहाँ पर लिखा जाएगा। 3 दूनी होता है 6 और 3 चौक होता है 12, 12 6 हो गया कितना 18। अब अगर आप इसको जोड़ के देखिए तो 4 2 कितना होता है 6, 6 में 3 का जब आप गुणा करेंगे तो 6 3 कितना होता है 18। आप देख सकते हैं दोनों आंसर एक जैसे हैं। इसको बोलते हैं योग की संक्रिया पर वितरण, योग की संक्रिया पर वितरण। ऐसी घटाने की संक्रिया पर भी वितरण प्रगुण लागू होता है। तो वितरण प्रगुण जो होता है वो गुणा की संक्रिया के लिए प्राकृतिक संख्याओं पर अप्लाई होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से रिकॉल कर देता हूं। तो संवरक प्रगुण जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए योग की संक्रिया पर संवरक प्रगुण अप्लाई होगा, घटाना पर अप्लाई नहीं होगा, गुणा पर संवरक प्रगुण अप्लाई होगा, भाग पर नहीं होगा। क्रम विनिमय प्रगुण जो है वो योग की संक्रिया के लिए प्राकृतिक संख्याओं पर अप्लाई होता है, घटाना पर नहीं होता, गुणा पर होता है, भाग पर नहीं होता। साचर प्रगुण जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के योग की संक्रिया और गुणा की संक्रिया के लिए अप्लाई होता है, घटाना और भाग की संक्रिया के लिए नहीं होता। वितरण प्रगुण जो है वो केवल प्राकृतिक संख्या के गुणा की संक्रिया के लिए अप्लाई होता है और वितरण प्रगुण योग पर भी वितरण प्रगुण और घटाने पर भी वितरण प्रगुण दोनों ही अप्लाई होता है। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन आप देख लीजिए क्या है डिफिनीशन। डिफिनीशन में आप देखिए लिखा हुआ है जीरो को सम्मिलित करते हुए सभी प्राकृतिक संख्याओं, यानी अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को इंक्लूड कर लें। अभी तक हमने क्या बोला कि शुरुआत कहाँ से होती है प्राकृतिक संख्याओं की 1 से। अगर 1 के आगे का नंबर जो कि 0 है, अगर 0 को सम्मिलित कर लें तो प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह, जो इस तरीके से प्राकृतिक संख्या का संग्रह बनेगा उसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के संग्रह को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, यानी पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे कैपिटल W होल नंबर का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वही चीज़ वहाँ लिखी गई। ठीक है, फिर देखिए कैपिटल W इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, बस इसमें क्या हो गया है 0 को इंक्लूड कर लिया हमने। ठीक है, तो 0 को इंक्लूड करके जो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बोलते हैं। यहाँ देखिए एक फिगर के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। 1 2 3 4 5 6 ये जो सर्कल है, इस सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं। इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? इस सर्कल को प्राकृतिक संख्याओं का सेट बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बोलते हैं। और इस सर्कल के बाहर एक सर्कल बना हुआ है और ये सारा जो है 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर जो है इस सर्कल का भी हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल जो है उस बड़े वाले सर्कल के अंदर है, तो बट इस सर्कल के जितने भी पार्ट होंगे वो बड़े वाले सर्कल का भी पार्ट होगा। और इसमें एक चीज़ और 0 इंक्लूड कर दिया गया है, तो इस तरीके से बड़ा वाला सर्कल जो है वो पूर्ण संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। यानी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। और 1 2 3 यानी 1 से स्टार्ट करके अगर हम नंबर्स को लिखते हैं तो उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ फैक्ट हैं, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में फ्रेम कर सकता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला फैक्ट जो है वो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। यह एक पूर्ण संख्या, कई बार क्या होता है फ्लो में जल्दी में पढ़ते हैं 0 एक पूर्ण नेचुरल नंबर है तो उस पर टिक कर देंगे, हाँ सही है नेचुरल नंबर है, पर ये क्या है? नेचुरल नंबर नहीं होता है, 0 एक पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृतिक संख्या, इसको याद रखिएगा। दूसरा देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। इस बात को भी याद रखिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, देखिए यहाँ पर इस गोला जो ये वाला सर्कल है, इस सर्कल में सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और बड़े सर्कल के अंदर है, तो बड़ा सर्कल किसका है? पूर्ण संख्याओं का, तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आ गई। इसका मतलब कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं।
लेकिन जीरो देखिए इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका मतलब कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं, रेशनल नंबर। परिभाषा इसकी क्या है कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जहाँ p और q यानी जो ये ऊपर अंश के रूप में और नीचे हर के रूप में जो p और q है, ये p और q क्या होते हैं, दोनों पूर्णांक होते हैं, ठीक है। ये धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों हो सकते हैं, तो पूर्णांक होते हैं, किंतु q जीरो के बराबर नहीं होता है, यानी कि जो हर है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी p बटे q के रूप में जितनी भी संख्याएं लिखी जाती हैं वो सबकी सब संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। पर परिमेय संख्या के लिए कंडीशन ये है कि उसका हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। परिमेय संख्याओं के संग्रह को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। Q इज इक्वल्स टू, यहाँ देख लीजिए -5/2, इसके आगे भी डॉट डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब इसके इधर भी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं। बीच में देखिए -1, -2, 0, 1, 2, इस तरीके से 5/2 और फिर आगे भी ढेर सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं में सम्मिलित होती हैं। तो इस तरीके से हमने परिमेय संख्याओं की डिफिनीशन को भी पढ़ा, और ये सारे फैक्ट जो हैं इसे आप याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस जो कभी कभी एग्जाम में फ्रेम होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, ये सारे रियल नंबर्स जो होते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनते हैं। यानी सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं, देखिए ये दोनों गोले क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के गोले किस गोले के अंदर है, वास्तविक संख्या के गोले के अंदर है। इसका मतलब वास्तविक संख्या ही परिमेय और अपरिमेय होती है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और फिर देखिए परिमेय संख्या के अंदर एक और गोला है जो कि पूर्णांक जिसको बोलते हैं इंटीजर, उसके अंदर एक और गोला जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, फिर उसके अंदर एक और गोला जिसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसे इस तरीके से पढ़ें कि प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या के गोले में प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्णांक के अंदर देखिए पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं दोनों है, इसका मतलब पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं मिलकर क्या बनेंगी, पूर्णांक बनाएंगी। और फिर देखिए पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याएं तीनों गोले किसके अंदर है, परिमेय संख्या के अंदर है। तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, परिमेय संख्या। तो कई बार अगर कभी कभी इस तरीके से अगर क्वेश्चन फ्रेम हो अगर कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक तीनों को मिलाकर, तीनों का जो सम्मिलन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। और परिमेय और अपरिमेय को अगर मिला दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या है। तो इस तरीके से संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा, और जो हमारा पहला टॉपिक था उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं थी, जिसमें प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब इसके आगे जो ब्रॉड लेवल पर हमें पढ़ना है वो परिमेय संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, किसी और क्वेश्चंस को बनाने में सम्मिलित होते हैं। परिमेय संख्याओं से क्वेश्चंस बनते हैं, परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, ये बाकी और भी क्वेश्चंस जो होते हैं, और भी टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया हुआ था उसमें ये इस्तेमाल भी होते हैं। जैसे रेशनल नंबर को जोड़ना या माइनस करना हुआ, गुणा करना हुआ, भाग करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पहले सीखेंगे, क्योंकि ये बेसिक होता है और ये बेसिक चीज़ें हर एक टॉपिक में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से परिमेय संख्या को हमें ब्रॉड लेवल पर पढ़ना है। तो परिमेय संख्या की आज हमने डिफिनीशन पढ़ी है, इससे रिलेटेड फैक्ट जो है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद भी आ रहे होंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। बाकी की जो फैक्ट है परिमेय संख्या से रिलेटेड, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो भी हम देखेंगे, MCQs को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
परिमेय संख्याओं के फैक्ट के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।